आज हम बातचीत करेंगे हिंदी के विलक्षण प्रगतिशील कवि जिन्हें जन कवि कहा जाता है, नागार्जुन पर। यूं तो नागार्जुन को उनके व्यंग्य के लिए आधुनिक कबीर कहा गया है। नागार्जुन अपनी राजनीतिक कविताओं के लिए विख्यात रहे हैं। नागार्जुन जन आंदोलनों के हिंदी में सबसे बड़े कवि हैं। जन आंदोलनों के लिहाज से नागार्जुन की बराबरी कोई कवि नहीं कर सकता है। लेकिन नागार्जुन के यहाँ जन आंदोलनों और राजनीतिक चेतना के अतिरिक्त लोक संवेदना की ऐसी संपदा है जिसे देखना अपने अनुभव संसार को समृद्ध करना है। नागार्जुन की लोक संवेदना गांव, खास तौर से मिथिला के गांवों के आबो हवा में बनी है और वहाँ से उन्होंने वो संवेदना अर्जित की है। प्रसिद्ध आलोचक डॉक्टर रामविलास शर्मा ने अपनी पुस्तक नई कविता और अस्तित्ववाद में नागार्जुन पर लिखते हुए कहा है कि नागार्जुन जनवादी कवि हैं, लेकिन उनका जनवाद जितना सचेत है उतना ही अचेत है। मतलब ये है कि एक आदमी किताब और पोथियां पढ़कर जनवादी चेतना अर्जित करता है, उसकी जगह नागार्जुन ऐसे कवि हैं जिनके मिजाज में जनवाद है, जिनके संस्कार में जनवाद है, जिनकी संवेदना जनवादी है। ये कैसे हुआ है? इसलिए हुआ है कि नागार्जुन का मन रमता है लोक में। लोक की परिभाषा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये दी है कि लोक वो है जिसे समझने के लिए किसी पोथी की जरूरत नहीं है। लोक ज्ञान को, लोक संपदा को, लोक संस्कृति को, लोक के संस्कार को, रीति रिवाज को, लोक की बातों को, लोक गीत को, लोक संस्कृति को जनता अपने आप सहज भाव से समझ जाती है। नागार्जुन उसी लोक संस्कृति के, उसी लोक संवेदना के कवि हैं। इसलिए नागार्जुन के ऊपर जितना प्रभाव दूसरी विचारधाराओं का है उससे अधिक लोक का है। नागार्जुन का कवि व्यक्तित्व पूरी तरह से लोक से बना हुआ है। आपके सामने मैं एक कविता रखना चाहूँगा। नागार्जुन की बहुत प्रसिद्ध कविता है और वो कविता है आओ रानी हम ढोएंगे पालकी। ये आओ रानी हम ढोएंगे पालकी ये लिखी गई थी आज़ादी के बाद। ब्रिटेन की महारानी भारत आ रही थी। प्रोटोकॉल के तहत उनका स्वागत सत्कार होना था, लेकिन वही ब्रिटेन हमें बहुत दिनों तक गुलाम रख चुका था। अब उसका विरोध भी नहीं कर रहे हैं नागार्जुन, लेकिन व्यंग्य करते हैं। और व्यंग्य कैसे करते हैं? तो लोक तत्व के माध्यम से। गांव में बच्चे खेल खेलते थे, जय कन्हैया लाल की,
मदन गोपाल की, लइकन के हाथी घोड़ा, बूढ़ों को पाल की, ये गाते हुए बच्चे खेलते थे। इसी धुन को नागार्जुन ने उठाया और कविता लिखी, आओ रानी हम ढोएंगे पाल की, यही हुई है राय जवाहरलाल की। अब ये उनकी राजनीतिक चेतना है और लोक चेतना भी है। जवाहरलाल जाहिर है कि उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, आधुनिक भारत की नींव रखने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। साम्राज्यवाद के वो एक बड़े सिपाही रहे थे स्वतंत्रता आंदोलन में। लेकिन वही जवाहरलाल किन्हीं कारणों से इंग्लैंड की महारानी जब आ रही थी और उनके स्वागत में तत्पर थे, तो नागार्जुन ने ये कविता लिखी, आओ रानी हम ढोएंगे पाल की, यही हुई है राय जवाहरलाल की, रफू करेंगे फटे पुराने जाल की, यही हुई है राय जवाहरलाल की, आओ रानी हम ढोएंगे पाल की। अब इसमें आप देखेंगे कि बहुत आसानी से नागार्जुन जो बात हम तक पहुंचाना चाहते हैं जनता तक, कि साम्राज्यवाद तो चला गया, उसकी छाया से हम एक तरह से प्रत्यक्ष छाया से मुक्त दिखाई दे रहे हैं, लेकिन परोक्ष साया अभी भी है। नागार्जुन इस लोकगीत के माध्यम से, लोक धुन के माध्यम से अपनी साम्राज्यवादी चेतना कविता के जरिए जनता के सामने रख रहे हैं। रामविलास शर्मा ने जो ये कहा है कि वे जनवादी हैं, जितने सचेत हैं उतने ही अचेत ढंग से भी हैं, तो इसी अर्थ में कि वो अचेत, उनके अवचेतन में वो बात बैठी हुई है, उनके संस्कार में वो बात बैठी हुई है। वैसे ही उनकी एक कविता है आज़ादी के बाद, यानी गांधी की मृत्यु के बाद बहुत सारे गांधीवादी लोग, उनके शिष्य, वो राजनीति में हो या राजनीति के बाहर, गांधीवादी आदर्शों को अपने जीवन में कम जीते थे। वे गांधीवादी कर्मकांड में ज़्यादा विश्वास करते थे। यानी गांधी जी ऐसे बैठते थे, गांधी जी ऐसे धोती पहनते थे। तो आप याद कीजिए कि गांधी के 3 बंदर थे। एक का कान बंद था, दूसरे की आंख बंद थी और तीसरे का मुंह बंद था। नागार्जुन ने उन 3 बंदरों को ध्यान में रखते हुए, बापू के 3 बंदरों को ध्यान में रखते हुए आज़ादी के बाद के गांधीवादियों की खबर ली। बापू के भी ताऊ निकले, तीनों बंदर बापू के, सरल सूत्र उलझाऊ निकले तीनों बंदर बापू के भी ताऊ निकले, तीनों बंदर बापू के। अब इसमें राजनीतिक व्यंग भी है। इसी अर्थ में उन्हें आधुनिक कबीर कहा है नामवर सिंह ने, कि वो व्यंग, बहुत मारक व्यंग लिखने वाले कवि हैं। वो हास्य के कवि नहीं है, बहुत सारे हास्य के कवि थे। उनकी कविता गंभीर भी है और व्यंग भी है, लेकिन यह व्यंग, यह राजनीतिक व्यंग लोक धुन में चलता है, लोक मिजाज से चलता है, लोक छंद में चलता है। इसीलिए नागार्जुन वो कवि हैं, और आप ध्यान दीजिए कि वो प्रयोगवाद और नई कविता के दौर में लिख रहे हैं, जबकि प्रयोगवाद और नई कविता पर बौद्धिकता का आरोप था कि ये कविताएं अतिशय बौद्धिक हैं
और अपनी बौद्धिकता के कारण संप्रेष्य नहीं है। नागार्जुन उस दौर में ऐसी कविताएं लिख रहे हैं जो जन चेतना, लोक संवेदना से युक्त हैं और संप्रेषणीय भी हैं। नागार्जुन वो कवि हैं जिनके यहाँ संप्रेषण की समस्या नहीं है, और ये संप्रेषण की समस्या इसलिए उनके यहाँ गायब है क्योंकि वो लोक से जुड़े हुए कवि हैं। लोक मुहावरे उठाते हैं, लोक धुन उठाते हैं, लोक मिजाज उठाते हैं और बात करते हैं। इसलिए नागार्जुन की कविता पढ़ने में जितना आनंद देती है उतना ही सुनने में भी। इसलिए नागार्जुन के बारे में रामविलास शर्मा ने एक बहुत मार्के की बात कही, और वो ये कि लोकप्रियता और कलात्मक सौंदर्य का संतुलन। आप ध्यान दें कि नई कविता के दौर में जो कविताएं कलात्मक थीं वो लोकप्रिय नहीं थी। नई कविता के दौर की बड़ी से बड़ी कविता को आप सामने रख सकते हैं। वो पाठ्यक्रमों के माध्यम से हिंदी कविता पढ़ने वाले विद्यार्थियों, शिक्षकों के बीच वो कविता लोकप्रिय भले हुई हो, लेकिन आम जन में वो कविता लोकप्रिय नहीं हुई। लेकिन नागार्जुन की कविता ऐसी रही जो लोकप्रिय भी होती रही और कलात्मकता भी बनाए रखी। इसलिए रामविलास शर्मा ने एक बड़ी अच्छी बात कही वो, और कि कलात्मक सौंदर्य और लोकप्रियता, इन दोनों का संतुलन नागार्जुन की कविता में दिखाई देता है, और यह एक विलक्षण बात है। नागार्जुन को इस रूप में याद करना चाहिए। ये लोकप्रियता का तत्व नागार्जुन के यहाँ कहाँ से आता है? कलात्मकता तो मान लीजिए कि साहित्य शास्त्र पढ़ करके और उसमें पारंगत होकर के कलात्मकता अर्जित की जा सकती है। नागार्जुन संस्कृत के पंडित थे, संस्कृत काव्य शास्त्र से परिचित थे। जाहिर है कि वो तत्व तो, शास्त्र तो उनके पास था, लेकिन शास्त्र उनके ऊपर हावी नहीं हुआ। इसलिए नागार्जुन पर लिखते हुए एक कवि ने लिखा था कि काव्य शास्त्र की ऐसी तैसी करने वाला कवि। उसने संस्कृत काव्य शास्त्र के किसी नियम को नहीं माना और लोक की ओर झुका रहा। ये लोक नागार्जुन की कविता की जान है, और इस लोक के बिना नागार्जुन समझे नहीं जा सकते हैं। मैं सिंदूर तिलकित भाल नागार्जुन की बहुत प्रसिद्ध कविता है। मैं चाहूँगा कि वो कविता आपके सामने रखूं। उस कविता की कुछ पंक्तियाँ। आप ये भी जानते हैं कि शादीशुदा औरतें सुहाग चिन्ह के तौर पर मांग में सिंदूर भरती हैं। कभी कहीं प्रवास में है और उसकी पत्नी गांव में है। यह हिंदी भाषी इलाके के मजदूरों की आम त्रासदी है कि पत्नी गांव पर होती है और वो कहीं मजदूरी करने, रोजी रोटी की खोज में बाहर होता है। ऐसी ही परिस्थिति कवि नागार्जुन के सामने है, और नागार्जुन को अपनी पत्नी याद आती है, गांव में पड़ी हुई पत्नी, और उस पत्नी को किस शिद्दत के साथ वो याद करते हैं आप देखिए। घोर निर्जन में परिस्थिति ने दिया है डाल, याद आता
तुम्हारा सिंदूर तिलकित भाल। कौन है वह व्यक्ति जिसको चाहिए न समाज, कौन है वह एक जिसको नहीं पड़ता दूसरे से काज। चाहिए किसको नहीं सहयोग, चाहिए किसको नहीं सहवास। कौन चाहेगा कि उसका शून्य में टकराए यह उच्छ्वास। हो गया हूं मैं नहीं पाषाण, जिसको डाल दे कोई कहीं भी, करेगा वह कभी कुछ न विरोध, करेगा वह कुछ नहीं अनुरोध। वेदना ही नहीं उसके पास, फिर उठेगा कहाँ से निश्वास। ये अकेलेपन में पड़ा हुआ, अपने गांव से दूर, अपने परिवार से दूर, अपनी पत्नी से दूर, बाल बच्चों से दूर, एक आम जन की जो पीड़ा है, उसका जो अकेलापन है, उसको नागार्जुन चित्रित करते हैं। लोक यही है, लोक इसके सिवा और क्या है कि हम अब किसी व्यवस्था में अपनी पत्नी से, बाल बच्चों से, गांव से, घर से, समाज से दूर चले जाते हैं और वहां अकेले पड़े होते हैं। यही लोक है। और इस लोक की पीड़ा को झेलते हुए कवि जो अभिव्यक्ति देता है, वह सिर्फ उसी की पीड़ा नहीं रह जाती, वह आम जन की पीड़ा हो जाती है। ऐसे लोगों की पीड़ा हो जाती है जो इसी तरह प्रवास में कहीं न कहीं गए हुए हैं और व्यवस्था में उस प्रवास को जी रहे हैं। नागार्जुन में ये लोक तो है, लेकिन इस लोक का जो वैविध्य है, लोक भी एक तरह का नहीं है। लोक के भी कई रंग हैं, कई रूप हैं। उदासी है तो उमंग भी है, अगर गर्मी है तो शीत ऋतु भी है, वसंत है तो बरसात भी है। तो नागार्जुन के यहाँ लोक कई रूपों में आता है। अब लोक का एक रूप तो ये है कि घर परिवार में बच्चे होते हैं। बहुत कम कवियों ने, लोग अपनी पत्नी पर कविता लिखते हैं, प्रेयसी पर कविता लिखते हैं, प्रकृति पर कविता लिखते हैं, माता पर कविता लिखते हैं। आधुनिक किसी कवि ने अपने बच्चे पर कविता लिखी हो, छोटे से बच्चे पर, और इतने आत्मीय ढंग से लिखी हो, इसके उदाहरण कम हैं। आप नागार्जुन की वो कविता याद कीजिए, दंतुरित मुस्कान। दंतुरित मुस्कान, वह दंतुरित मुस्कान एक बच्चे की मुस्कान पर है। छोटा सा बच्चा जिसके अभी एक दो दांत निकले हैं, और वो जब हंसता है तो वो दांत दिखाई देते हैं। दंतुरित मुस्कान वही है। ये दंतुरित मुस्कान कवि को आह्लादित कर देती है। यह बाल हंसी है, बच्चे की हंसी है, और नागार्जुन का मन गदगद हो जाता है। यह ऐसा लोक तत्व है जो शहरी जीवन और यांत्रिक होते जीवन में दुर्लभ है। अति व्यस्त जीवन में, शहरी जीवन में हमें फुर्सत कहाँ है कि हम अपने बच्चे के पास बैठकर उसकी मुस्कान देखें। नागार्जुन उस दंतुरित मुस्कान के माध्यम से यांत्रिक होती है हमारी सभ्यता को उस लोक संवेदना की ओर आकर्षित करना चाहते हैं, जो लोक संवेदना हमसे दूर होती जा रही है। हमारे पास अपने बच्चों के लिए ही समय नहीं है। वो कविता देखिए, वह दंतुरित मुस्कान,
दांतों से फूटने वाली मुस्कान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देती जान। अब इस बच्चे की दंतुरित मुस्कान को जो महसूस करेगा, जाहिर है कि तमाम दुखों परेशानियों के बाद वो जीवित हो जाएगा। इसलिए कवि कह रहा है कि मृतक में भी डाल देती जान तुम्हारी वह दंतुरित मुस्कान। धूलि धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। ये धूल में लिपटा हुआ जो बच्चा है, उसका जो शरीर है, कवि को ऐसा लगता है कि जैसे मेरी झोपड़ी में तालाब का जलजात कमल आ गया हो। अब देखिए तुलना कैसे कर रहा है कवि। इस दंतुरित मुस्कान वाले बच्चे के साथ उस कमल की तुलना कर रहा है जो तालाब में खिला हुआ है, और उसे वही कमल, उसी कमल का सौंदर्य अपने उस बच्चे में दिखाई देता है। ये लोक है, और इस लोक को नागार्जुन अपनी कविता में जीवित करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि नागार्जुन के यहाँ लोक का वैविध्य है, वो एक तरह का नहीं है। आपने देखा, मैंने कुछ चित्र रखे लोक के। एक चलिए हम देखते हैं कि सुबह सुबह कवि अपने गांव लौटा है। अपना गांव कैसा लगता है? क्या हमें अपनी सुबह उतनी अच्छी लगती है, उतनी ताजगी भरी लगती है, उतनी ऊर्जा देती हुई लगती है जितना कि कवि अपनी सुबह को याद करता है? उस कविता को देखिए। सुबह सुबह ऐसा लगता है कि जैसे कार्तिक का महीना हो, कार्तिक अगहन का महीना हो, जाड़े की शुरुआत हुई हो, और कवि अपने गांव सुबह सुबह, थोड़ी ओस पड़ी है और सुबह घूमने निकल गया है। सुबह सुबह तालाब के 2 फेरे लगाए। सुबह सुबह रात्रि शेष की भीगी हुई दुबों पर नंगे पांव चहलकदमी की। सुबह सुबह हाथ पैर ठिठुरे सुन्न हुए माघ की कड़ी सर्दी के सारे। सुबह 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 हाथ पैर ठिठुरे सुन्न हुए माघ की कड़ी सर्दी के मारे। सुबह सुबह अधसुखी पतइयों का कौड़ा तापा, आम के कच्चे पत्तों का जलता कड़ुआ कसैला सौरभ लिया। अब देखिए धुएं में का भी सौरभ, धुएं को सौरभ कह रहा है कवि। सुबह सुबह गंवई अलाव के निकट घेरे में बैठने बतियाने का सुख लूटा। सुख पिला कभी नहीं कह रहा है, कह रहा है कि सुख लूटा। सुबह सुबह आंचलिक बोलियों का मिक्सचर कानों की इन कटोरियों में भरकर लौटा। सुबह सुबह आंचलिक बोलियों का मिक्सचर, यानी कई शब्द उन आंचलिक बोलियों में, वो लोक भाषा तो रहती है, उसमें खड़ी बोली के शब्द भी आ जाते हैं, अंग्रेजी के भी शब्द आते हैं अपने कुछ बिगड़े हुए रूप में। कवि कहता है कि ये मिक्सचर है। आप जानते हैं कि मिक्सचर दवा हो वो भी बहुत फ़ायदेमंद होती है, और मिक्सचर जब हम खाते हैं तो वो भी बहुत स्वादिष्ट होता है।
तो कहता है कि कान में बोलियों के इस मिक्सचर को भरा। ये लोक जो है, लोक से जुड़ाव नागार्जुन का, ये दिखाई देता है कि लोक के बिना नागार्जुन की कविता की कल्पना नहीं की जा सकती है। लोक नागार्जुन की कविता की जान है। नागार्जुन को पढ़ने का मतलब है अपने लोक की ओर लौटना। मैं याद दिलाना चाहूँगा, उनकी एक बहुत प्रसिद्ध कविता है जो क्लासिक का दर्जा प्राप्त कर चुकी है, बादल को घिरते देखा है। याद कीजिए, बादल को घिरते देखा है। मैं थोड़ी पंक्तियाँ आपके सामने रखता हूँ याद करने के लिए। बादल को घिरते देखा है, अमल धवल गिर के शिखरों पर। बादल को गिरते देखा है, एक बार फिर से बोल के कविता शुरू कर दीजिए। हाँ, बादल को घिरते देखा है, अमल धवल गिर के शिखरों पर। बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे, उसके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। बादल को घिरते देखा है। यह इसमें हिमालयी अंचल का एक तरह से कवि अवलोकन कर रहा है, और यह अवलोकन ऐसा है कि वहाँ एक एक क्षण में जो परिवर्तन हो रहा है उसकी वानगी दिखाई देती है। वो बिना लोक के ऑब्जर्वेशन के, बिना लोक के अवलोकन के ये नहीं हो सकता है। इस तरह से नागार्जुन की बहुतेरी कविताओं में लोक की संपदा, लोक जीवन, लोक संस्कृति, लोक मुहावरे, लोक संस्कृति, संगीत, इन सब का प्रभाव है। और लोक के बिना नागार्जुन की कविता की कल्पना नहीं की जा सकती है। नागार्जुन आपाद मस्तक लोक को जीने वाले कवि हैं, लोक को अभिव्यक्त करने वाले कवि हैं। उनकी पूरी काव्य संवेदना लोक की संवेदना है। उनको इसी अर्थ में लोक का भी कवि कहा गया है, आधुनिक कबीर भी कहा गया है। नागार्जुन को इसी रूप में याद करना चाहिए।